13 दिसंबर ना, और स्टार्ट कब से है? ठीक है, टू ठीक है, 13 तक तो हमारा हो जाएगा लगभग। हम शायद लास्ट यूनिट कर रहे होंगे हेरिडिटी इवोल्यूशन, या शायद वो भी हो जाए। ठीक है, हाँ ये चार्ज देख लिए थे अपन, है ना, और ये सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन हो गया था, शायद ओम्स लॉ ये भी हो गया था, पोटेंशियल। सर्किट के कंपोनेंट्स तक देख लिए थे ना, वो मल्टीमीटर अगर देखे थे, और उनका कनेक्शन सीरीज पैरेलल में होता है। एम मीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। मेरे ख्याल से ये लास्ट पेज था, है ना, ये क्वेश्चन से अपन को देखना है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। करंट दिया हुआ है आपका 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू निकालना है, फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट इफ द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर्स। तो आपको यहाँ पे 3 डेटा दिए हुए हैं। पहला करंट दिया हुआ है, दूसरा आपको चार्ज तो निकालने बोला है, और टाइम दिया हुआ है, यानी कि आई गिवन है, टी गिवन है, और क्यू पूछ रहा है। तो हमारा ये फॉर्मुला होता है ना, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ये फॉर्मुला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। करंट का तो यही फॉर्मुला पढ़े अपन, जो वहां पे लिखा था ना कि 3 फॉर्मुला अपन पढ़े थे लास्ट क्लास में। एक चार्ज का क्यू इज इक्वल्स टू एनी, टोटल चार्ज निकालना है। दूसरा आपका पोटेंशियल निकालने वाला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और तीसरा करंट निकालने वाला, आई इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी से हमारा काम हो जाएगा, सॉरी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी ना। तो मैंने गिवन लिखा हुआ है, ये है ना फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब आपको बोला क्या है, चार्ज निकालने बोला, तो आप आई ले लिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्यू आ जाएगा। देखो वहां पे आया है लेफ्ट वाला पार्ट। करंट आई दिया है 2 आवर्स, इसको चेंज करना मत बोलना, क्योंकि जनरली हम सीधा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको उठा के, या डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला है, तो अपन सीधा पुट कर देंगे वैल्यू। पर इस इन टाइप के क्वेश्चन में जरूर यूनिट का कुछ ना कुछ चेंज करते हैं वो लोग। तो ये आपका ऐसा यूनिट है, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है ना, तो उसको अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किए, देन मल्टीप्लाई कर दिए, यू गॉट द चार्ज। बट इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि इतना कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। आपको एक कूलम का तो चार्ज पता है ना, कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, वरना Q इज इक्वल्स टू एनी तो है हमारे पास फॉर्मूला। Q क्या है, टोटल चार्ज 2880 कूलम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है, ये भी सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन निकालने बोला है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल दिया है। तो हमारा पोटेंशियल क्या था, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन भी पता है, चार्ज भी पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। अच्छा वर्क डन निकालना ना, सॉरी, तो V इंटू क्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्लियर है ये तो क्वेश्चन। अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल, इट इज फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ उतना कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द पीस। फिर वही Q इज इक्वल्स टू एनी, आपको चार्ज दे दिया है, Q दिया हुआ है, राइट। एन आपको निकालने बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई आपको पता है, तो Q इज इक्वल्स टू एनी से ई डिवाइड कर देना एन से, मतलब Q से, तो आपको एन मिल जाएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन पढ़े थे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमें किस किस के बीच का रिलेशनशिप देता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आपने एक वायर ले लिया, एक वायर कंडक्टर है, अब आप इस वायर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, एक तरफ पॉजिटिव दे रहे हो, दूसरी तरफ नेगेटिव दे रहे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितना करंट इसमें फ्लो करेगा, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है ओम्स लॉ। और वो क्या होता है, दोनों डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन द सेम। ये उसका आंसर हो जाएगा कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते समय देखो अपन आई को पहले लिखते हैं और पोटेंशियल बाद में लिखाता है स्टेटमेंट में।
पर जब हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, जहां पे R क्या है आपका एक कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस, विच इज R इज इक्वल टू V बाय I, यूनिट इज ओम। तो अपन तीन तरीके से ओम्स लॉ को लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR भी ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V बाय R भी ओम्स लॉ है, एंड R इज इक्वल टू V बाय I भी ओम्स लॉ ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाय R करूंगा, V निकालना है तो I इंटू R करेंगे, और R निकालना है तो V बाय I करेंगे। फॉर्मूला तो वही है। आप जब वैल्यूज प्लॉट करोगे V और I की, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है आपका वोल्टेज, पोटेंशियल, एंड एक्स एक्सिस में आई, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप क्या होता है, V बाय आई, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। V बाय आई क्या होता है, R, तो स्लोप से आपको मिल जाएगा R। इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि कई बार ग्राफ उल्टा दिया रहता है, V यहां रहता है, I यहां रहता है, पर नेचर वैसे ही रहेगा, ग्राफ दिखने में वैसे ही दिखेगा, पर यहां पे स्लोप निकालोगे तो I बाई वी निकलेगा। I बाई वी आर थोड़ी ना होता है, V बाई आई आर होता है। तो यहां पे आपको स्लोप का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तब मिलेगा रेजिस्टेंस। तो ये बस जरूर देख लेना कि V और I कहां पर है। V अगर यहां है, I यहां पे, तो V बाई आई होता है स्लोप, तो V बाई आई मतलब R होता है, तो स्लोप मतलब R। पर अगर I यहां है, V यहां है, तो स्लोप क्या होता है, I बाई वी, तो I बाई वी R नहीं होता है, I बाई वी 1 बाय R होता है। वो चीज बस ध्यान रखना। ठीक है, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं जैसे अपन 1 एम्पियर को डिफाइन किए थे, 1 वोल्ट को डिफाइन किए थे, वैसे ही 1 ओम डिफाइन हो सकता है। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज 1 ओम, उसी को इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है, और ये आपका जो सिंबल है किसका होता है, वेरिएबल रेजिस्टर का, जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक रेंज होती है इसकी, उस रेंज में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि अपन रेजिस्टेंस पढ़ लिए तो अपन उन्हीं मटेरियल्स को फिर से डिफाइन करते हैं। उस समय हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, कि कंडक्टर्स के पास बहुत सारा चार्ज है, इंसुलेटर के पास फ्री चार्जेस नहीं है, सेमीकंडक्टर के पास है पर कम है, और सुपर कंडक्टर के पास बहुत सारा चार्ज है, इसलिए वो कंडक्टर्स हैं, वो सेमीकंडक्टर्स हैं और वो इंसुलेटर्स हैं। यहां पे हमने फिर से उन्हीं चारों को डिफाइन किया, बट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो अकॉर्डिंगली इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता ना, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, आइडियली इंफिनिटी। आइडियली क्या होगा, सॉरी, हाँ आइडियली इंफिनिटी, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, आइडियली इंफिनिटी। करंट क्या होता है, जीरो। सेमीकंडक्टर में करंट कम है तो रेजिस्टेंस उतना हाई नहीं होगा, बट कंडक्टर से तो ज्यादा होगा, तो उसको अपन मॉडरेट नाम दे दिए। सेमीकंडक्टर में लो कर दिए और सुपर कंडक्टर में जीरो कर दिए, यानी कि एकदम हैवी करंट। सुपर कंडक्टर्स में एकदम हैवी करंट फ्लो करता है, यहाँ पे हाई करंट, यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे नो करंट। तो अल्टीमेटली आई और आर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका ओम्स लॉ का, कि अपन ये वाला सेटअप बना करके अपन अलग अलग पोटेंशियल पर वोल्टेज और करंट मेजर करते रहें, और उसका एक टेबल बना लें V और I का। V आपको इस रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो पहले अपन ने 1.5 वोल्ट दिया, फिर यहां से कनेक्ट कर दिया तो 3 वोल्ट हो गया, यहां से कनेक्ट किए तो 4.5 वोल्ट हो गया, और यहां से कनेक्ट किए तो 6 वोल्ट हो गया। तो अलग अलग पोटेंशियल पे आप करंट और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते रहोगे। देखिए यही करंट इस आर में फ्लो हो रहा है, राइट, और इस आर के अक्रॉस वोल्टेज आपको यहां से मिल जाएगा। तो उसी का ग्राफ प्लॉट करके आप जब स्लोप निकालोगे तो आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या ये एक्सपेरिमेंटल से, हाँ पूछ सकता है, मैंने भी टेस्ट में दिया था, जो सरोना वालों के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किसी ने नहीं बनाया था। नहीं, बस ये ड्रॉ कर लो। मतलब वो ये बोलेगा कि हाउ यू विल प्रूव ओम्स लॉ, तो आप ये सेटअप से ही तो प्रूव करोगे ना। वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग देते हैं तो मेन दो फैक्टर्स होते हैं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि वायर का लेंथ कितना है, वायर लंबा है कि वायर छोटा है। अगर वायर लंबा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर छोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर है। बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर ये वायर है
तो इस एरिया को अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, जो कि सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो वो एरिया अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को जाने में मुश्किल होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर एरिया ज्यादा होगा तो आराम से जा पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो फैक्टर है, इन्हीं दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो हमारा थर्ड फैक्टर आ जाएगा मटेरियल वाला। कंबाइन करके क्या आया? रो हमने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी से हटाया और क्या लगा दिया? रो, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हो आर ए बाय एल। क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू आर ए, इधर जाएगा, एल नीचे आएगा, आर ए बाय एल। यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हो। आर का यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचा? यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में तो ओम मीटर ही होगा। ठीक है, और रो को आप डिफाइन भी कर सकते हो। आप सिंपली इस फॉर्मूले में ए की जगह 1 और एल की जगह 1 पुट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू आर। रो इज इक्वल्स टू आर, यानी कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या होती है? उस मटेरियल का रेजिस्टेंस। कब? जब उस मटेरियल का 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का वायर लोगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब जो उस वायर का रेजिस्टेंस है ना, वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस भी वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा है या जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। आपके टेबल बनी है ना एक रेजिस्टिविटी की बुक में, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग वहां पे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम। ठीक है, थर्ड मटेरियल है। मटेरियल में तो वही हो गया रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है ना, और रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। आप कॉपर का इतना बड़ा वायर लो या कॉपर का इतना बड़ा वायर लो, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। आप कॉपर का ही एक मोटा वायर, एक कॉपर का पतला वायर लो, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, बट अगेन पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप सेम लेंथ सेम एरिया के दो वायर लो अलग अलग मटेरियल के, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर, तब भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि सर हमने तो सेम एरिया लिया है, सेम लेंथ लिया है, पर मटेरियल तो अलग अलग है, और मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो वही आपका मटेरियल हो गया। लास्ट टेम्परेचर, तभी अपन बोलते हैं कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन ओम्स लॉ, क्योंकि टेम्परेचर के कारण भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो आप प्रॉपर, आपका फिर रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं हो पाएगा स्लोप से, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा उस जगह का, तो उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। तो कैसे होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वैसे भी एक सिस्टमैटिक मैनर में फ्लो कर रहे थे, आपने टेम्परेचर बढ़ा के उनका रैंडम कर दिया उनका मोशन, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, तो करंट डिक्रीजेस। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन था इसका। लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, करंट बढ़ेगा क्योंकि इनका भी इनवर्स रिलेशन है। लेंथ और एरिया, सॉरी, लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बट रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे देखो, एरिया और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, हाँ, रो बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, करंट समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ ठीक है, ठीक है, हम्म, हाँ, करंट कम क्यों नहीं होता? मतलब समझा नहीं हुआ। हाँ, करंट का फ्लो उसमें कमी है। आपका जो फ्रिज है वो ज्यादा करंट वैसे भी कंज्यूम नहीं करता है ना। हम, आप जैसे बोल रहे ना, महीना भर क्या साल भर चलता है फ्रिज नॉन स्टॉप, तब भी उसके कारण कोई इतना ज्यादा बिल नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे भी करंट कम ही कंज्यूम करता है। ठीक है, वो तो उनकी करंट की रिक्वायरमेंट है। हम बात कर रहे हैं एक वायर का रेजिस्टेंस कम ज्यादा होना।
कि जैसे हम एक वायर का रेजिस्टेंस का स्टडी कर रहे हैं, तो आउटर टेम्परेचर के कारण उसके इलेक्ट्रॉन में फ्लो इफेक्ट करेगा, उसके कारण रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा, ठीक है। और वहां तो वैसे भी हम जो कॉइल्स लगाते हैं वो सब एलॉय की बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा डिफर नहीं करता ऑन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम एक अगेन आपका एलॉय है निकल क्रोमियम का, ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज इतना। तो आपको रो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा यही है ना, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। रो दिया है, L दिया है, A दिया है, बस यूनिट समझ लेना सबकी सही है कि नहीं। ये ओम मीटर में है तो ये भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और वो तो मीटर में है ही, तो बस ये mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 mm का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर्स। तो 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर, विच इज 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -9 मत ले लेना कि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना। 10 टू द पावर -3 को आप 2 बार लिख के देखो तो कितना होगा, 10 टू द पावर -6। क्लियर है ये, ठीक है। बस बाकी तो फॉर्मूले पुट करके हमको फाइनल आंसर लेकर आना है। तो यूनिट आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए उसी के कारण, क्योंकि बाकी तो सब फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल है हमारे, पर अगर आप यूनिट अलग अलग लेकर के पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस निकालना है। कॉपर वायर का लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी होता है। बस फर्क क्या है, यहां पर हमारा वायर क्या था, नाइक्रोम वायर था, और यहाँ पे कॉपर वायर है, तो रेजिस्टिविटी का फर्क है, बाकी तो क्वेश्चन पूरा सेम है। समझ रहे हैं क्या, नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी कितनी थी, 100 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि 10 टू द पावर -4 समझ लो, है ना, ओम मीटर। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, कम है इसकी रेजिस्टिविटी, दिख रहा है। तभी नाइक्रोम को यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग ज्यादा होगी। समझ रहे हैं क्या, जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जल्दी हीट अप हो जाएगा, वो ज्यादा हीट नहीं कर पाओगे आप उसको, ठीक है। कॉम्बिनेशन, जब एक रेजिस्टेंस इनफ नहीं होता हमारे सर्किट के लिए तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, या एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेट्स से हमको 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए बट हमारे पास 1-1 ओम के हैं बहुत सारे, तो अपन उस 1-1 ओम को यूज करके 3 बना सकते हैं। या आपके पास 1-1 ओम के रजिस्टर है पर आपको चाहिए 0.5, तो आप उस 1-1 को यूज करके 0.5 भी बना सकते हो। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन करना। कॉम्बिनेशन करके हम ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं और ओवरऑल रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज का पहचान कैसे होता है, दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक। पहला चीज, कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता, उसका दोनों एंड, एक एंड कनेक्टेड है देखो इसका, बट इसका एक एंड नहीं कनेक्टेड है इससे, इसका तो दोनों ही एंड कनेक्टेड नहीं है, और इसका भी एक ही एंड कनेक्टेड है, किससे, पोटेंशियल सोर्स से। उठा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसमें होगा क्या, जो भी करंट ये पोटेंशियल सोर्स प्रोड्यूस करेगा वही करंट तीनों में फ्लो होगा, क्योंकि उसके पास और कोई पाथ है ही नहीं, करंट हैज गॉट नो अल्टरनेटिव पाथ टू फ्लो। जो करंट यहां से निकला उसको तो मजबूरी में यहीं से फ्लो करके वापस आना पड़ेगा। तो एक और पहचान क्या है, करंट जिसमें सेम होता है, जिन रजिस्टर्स में करंट सेम जा रहा है वो सीरीज में है। क्लियर है ये, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड होता है, क्योंकि किसी को भी डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, तो जो भी 5 या 9 वोल्ट की बैटरी होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, ऑल डिपेंड अपॉन की वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखो जो 9 वोल्ट का यहाँ पे वर्क डन होने वाला है वो तीनों मिलके यूज करने वाले हैं। अब अगर तीनों सेम वैल्यू के होंगे तो तीनों को बराबर वर्क करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराने के लिए, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, पोटेंशियल। तो इनको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स, V1 V2 V3, जिसको ऐड करने पे क्या आएगा, V। तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं, अनइक्वल पार्ट भी हो सकते हैं। इफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम वैल्यू तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एंड इफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ अनइक्वल वैल्यूज तो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अल्टीमेटली V1 प्लस V2 प्लस V3 करने पर आपको V मिलना चाहिए। क्लियर है, करंट तीनों में सेम जा रहा है, सबका इंडिविजुअल ड्रॉप कितना होगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1,
आई इंटू R2, आई इंटू R3, क्योंकि V क्या होता है, आई इंटू आर, V क्या होता है, आई इंटू आर। तो आप सबका VV निकालने के लिए क्या करोगे, आई इंटू R1, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इंटू R2, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इंटू R3, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको V1 मिल जाएगा, V मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो वहीं से अपन ने कॉम्बिनेशन निकाला था कि तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। तो यहां से पता चला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों का एडिशन, है ना। एक सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट मतलब उनका टोटल, मतलब उसकी जगह क्या लगा सकते हैं अपन, और तो क्या होगा, वो तीनों का एडिशन। ठीक है, मतलब अगर आपके यहां पर 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसकी जगह अगर आप 6 ओम का भी एक रेजिस्टर लगा दोगे तो बोथ आर सेम, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो कि कैसे आया, तीनों को ऐड करके 2 + 2 + 2। क्लियर है ये। तो RS = R1 + R2 + R3। इसके दो ट्रिक थे कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ये तो ठीक है। सेकंड क्या है, अगर एक जैसे बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, 2-2 ओम के 10 लगे हुए हैं समझ लो, तो आप 2 + 2 + 2 + 2 + 10 बार मत करो, आप सीधा 10 × 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा 20। वही चीज है ना, आप 6 को 5 टाइम्स ऐड करो तो भी 30 आएगा, आप 6 × 5 करो तो भी 30 आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे n × R कर सकते हैं। ऐसा तभी जब सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, व्हाट इज द रीडिंग इन द एमीटर इन द गिवन फिगर। अब आप देखो इस सर्किट डायग्राम में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 हैं, 2.5 एंड 2.5, दोनों सीरीज में है, और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और एक एमीटर है वहां पर, उसका रीडिंग पूछ रहा है। तो करंट निकालना है, मतलब एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है ना, यानी करंट निकालना है अपन को। और आई क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V/R। V तो आपको दिख रहा है 5 वोल्ट, R बस निकालना है। अब R 2.5 नहीं है, उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2.5 + 2.5, तो कितना हो जाएगा R 5 ओम, और पोटेंशियल भी 5 ओम। अब करंट कितना आया, 1 एम्पियर, तो इसका रीडिंग आएगा 1 एम्पियर। क्लियर है ये। हाँ, सेकेंड अरेंजमेंट है पैरेलल वाला। पैरेलल में आप देखो तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड डायरेक्टली V से कनेक्टेड है। देखो ये V से कनेक्टेड है, ये भी V से कनेक्टेड है, ये V से कनेक्टेड है, ये वाला भी V से कनेक्टेड है, और इसका भी ये वाला एंड V से, और इसका भी ये वाला एंड V से। तो तीनों रेजिस्टर डायरेक्टली V से कनेक्टेड है, तो तीनों को V V V मिलेगा, पोटेंशियल तीनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, करंट तीनों अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम करंट लेगा, और जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा करंट लेगा। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, करंट। वहां पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। वहां करंट सेम था, यहाँ पोटेंशियल सेम है। ठीक है, और करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I = V/R। वहां V निकालने के लिए V = IR कर रहे थे, V1 V2 V3 निकाले थे ना, I × R1, I × R2, I × R3। वैसे यहाँ पे करंट निकालने के लिए V/R1, V/R2, V/R3, समझ रहे ना। फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो I आना चाहिए। देखो जो करंट यहां से निकला वही तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, I1 I2 I3, तीनों को ऐड करने के बाद वापस I आना चाहिए। जैसे वहां पे तीनों को ऐड करके V आ रहा था, वैसे यहाँ पे तीनों को ऐड करके आना चाहिए, I आना चाहिए। जो पूरा सॉल्व करके अपन को पता चला कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये हमारा Rp का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं अपन। ठीक है, दो के लिए ट्रिक भी देखे थे। दो के लिए ट्रिक क्या था, प्रोडक्ट अपॉन सम। दो के लिए ट्रिक क्या था, प्रोडक्ट अपॉन सम, कि अगर 3 और 4 सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों का 12, और सम क्या हो जाएगा 7, 12/7, क्या हो जाएगा 12/7। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा ट्रेडिशनल मेथड से निकालो, 1/Rp is equals to 1/3 plus 1/4, एलसीएम विल बी 12, 4 + 3 7/12, ये तो 7/12 है ना 1/Rp, तो Rp क्या हो जाएगा 12/7। वेरीफाई किए दोनों से। ट्रेडिशनल मेथड अपना वही है जो फॉर्मूला है, 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 एंड सो ऑन। और हमारा दो के लिए ये प्रोसेस है, ऊपर प्रोडक्ट कर दो दोनों का, नीचे दोनों का सम कर दो। फिर याद रखना, फिर वापस से रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आरपी ही आता है। यहां पे 1/Rp आता है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एम आई क्लियर।
दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये इसका भी ट्रिक है कि अगर एक जैसे एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो R बाई एन करके। जैसे 5 ओम के 5 लगे हुए हैं तो 5/5 1 ओम। 5 ओम के 4 लगे हैं तो 5/4। 5 ओम के 2 लगे तो 5/2 2.5 ओम। तो वो ट्रिक है, वो तभी काम आएगा जब सारे रेजिस्टेंस एक वैल्यू के हैं। जैसे वहां पे भी सीरीज में एनआर कर रहे थे, यहां R बाई एन करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे वहां पे अपन ने दो सीरीज वाले क्वेश्चन देखे थे, यहाँ दो पैरेलल का क्वेश्चन देखते हैं। R1 R2 दोनों 5 ओम के हैं और बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट थ्रू R1 R2। क्वेश्चन समझना कि आपको R1 से कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछा है, और R2 से कितना करेगा ये पूछा है। टोटल करंट पहले निकालते हैं, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है ना। तो पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 और 5 का कितना आ जाएगा 2.5। प्रोडक्ट अपॉन सम भी कर सकते हो। प्रोडक्ट कितना होगा 25, सम कितना होगा 10। 25/10 इज 2.5। क्लियर है? या वो R बाई एन भी यूज कर सकते हो, सेम है ना दोनों, तो 5/2 आंसर 2.5। किसी भी तरीके से निकालो, या 1/R करो अगर नहीं समझ में आ रहा दोनों मेथड तो। 1/R इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 2/5। ये 1/R आया, उल्टा करोगे तो 5/2। क्लियर है ये? तो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम, और सर्किट का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो करंट क्या होता है आपका, I इज इक्वल्स टू V/R। तो V इज 5, रेजिस्टेंस इज 2.5, करंट कितना आया 2 एम्पियर। अब यही 2 एम्पियर करंट यहां जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर भी बन जाएगा नीचे भी बन जाएगा। ये इक्वल डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के थे। अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के थे तो इक्वल डिवीजन नहीं होता। जो रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। क्लियर है ये? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड I1 I2 एंड I एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द गिवन फिगर। वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर दिख रहा है। और I1 I2 I निकालना। I1 कहां है, ये। I2 कहां है, ये। और I ये है। तो सबसे पहले I निकालेंगे, क्योंकि यही I जाके डिवाइड होने वाला है ना। तो I निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि सीरीज में है। 10 और 5 का पैरेलल, तो 10 और 5 का पैरेलल कितना आया 10/3। ये हमारे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। तो पहले आप देखो, पहले आपने इस सर्किट को ऐसा कन्वर्ट किया, फिर अब ये पूरा सर्किट ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 10/3 ओम, और यहां लगा है 5 वोल्ट। ये पूरा सर्किट ये है, करेक्ट। अब ये 5 वोल्ट है ना। अब करंट निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू V/R। व्हाट इज V 5, व्हाट इज R 10/3। निकाले कितना आया 1.5 एम्पियर। यहां तक कोई डाउट किसी को, पक्का? तो जब भी करंट निकालना है सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस से ही करंट निकलेगा। सुन रहे हैं क्या? सबसे पहला काम है टोटल रेजिस्टेंस निकालना। शौर्य इधर, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, फिर आप I इज इक्वल टू V/R करोगे। देखिए आपको टोटल पोटेंशियल तो दिख जाता है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है ऐड करके, या रेसिप्रोकल वाला ऐड करके, सीरीज और पैरेलल का। तो अपन को पता चल गया कि I कितना आया 1.5 एम्पियर। अब यही 1.5 एम्पियर जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। समझ रहे हैं क्या? अब कैसे डिवाइड होगा, देखो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और ये ब्रांच कनेक्टेड है कि नहीं 5 वोल्ट से। तो 5/5 1 एम्पियर जाएगा इधर, और बचा हुआ 0.5 एम्पियर जाएगा ऊपर। समझ रहे कैसे निकाले 1 एम्पियर। I इज इक्वल्स टू V/R। व्हाट इज V, इसके लिए V क्या है 5 वोल्ट, और इसके लिए R क्या है 5। तो 5/5 कितना आया 1 एम्पियर। अब अगर 1.5 में से एक इधर चला गया तो आधा ही बचा ना, तो आधा एम्पियर इसमें जाएगा और वही आधा एम्पियर इसमें जाएगा। फॉलो कर रहे हैं? यानी कि जिसपे पोटेंशियल आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो 5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो ये रहा आपका 2.5 वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, कोई भी पॉइंट पे? मतलब 5 ना रहा इसके। हाँ तो फिर वो, अभी जैसे क्या हुआ, यहां भी 2.5 है, यहां भी 2.5 है, मिला के 5 वोल्ट है ना।
यहाँ अकेले का 5 वोल्ट है, यहाँ दोनों ने 2.5 ले लिया क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के थे। अब अगर ये मान लो 10 होता, ये 5 होता, है ना, तब ये पोटेंशियल इधर ज्यादा होता, इधर कम होता। इधर कितना होता, 5.5 एम्पियर इंटू, अगर ये 10 है 5 वोल्ट तो पूरा यही हो जाता। ठीक है, हालांकि फिर करंट भी चेंज होता, अभी तो आप रेजिस्टेंस चेंज करो ना, पर करंट भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली अपन इसका पोटेंशियल आई इंटू आर करके निकालेंगे, आई इंटू आर। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको वी निकालना आई इंटू आर करना है। जिस रेजिस्टेंस का वी निकालना है उसका रेजिस्टेंस इंटू उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इंटू आर। जैसे अभी अपन ने किया, इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा था, 0.5, तो 0.5 इंटू 5 कितना आ गया, 2.5। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगेन फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी तो यहां पर है, पहले करंट निकालते हैं। तो अगेन पहले पूरे सर्किट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 5 और 10 पैरेलल में है और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 के साथ सीरीज में है। तो पहले 5 और 10 का पैरेलल निकाले। अरे हाँ है ना, तो पैरेलल आएगा दोनों का, कितना आया देखो, 10/3। यहां तक क्लियर है? अब 10/3 5 के साथ सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। देखो स्टेप ये वाला आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 8.33, या आप 25/3 रहने दो, 25/3 रहने दोगे तो आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है सर्किट का 25/3, और टोटल पोटेंशियल आपको पता है 5। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल्स टू V बाय R। व्हाट इज V, 5 वोल्ट। व्हाट इज R, 25/3, यानी कि ये हो जाएगा 15/25 या फिर 3/5, विच इज 0.6 एम्पियर। यहां तक ठीक है, 0.6 एम्पियर। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सेल। सेल आपका इतना करंट ड्रॉ करेगा, 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का जो भी आपका रेजिस्टेंस आ रहा होगा, विच इज 10/3, उसमें कितना ड्रॉप होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.6 यहां से फ्लो करेगा, और इनके कॉम्बिनेशन में भी 0.6 ही फ्लो करने वाला है। तो 0.6 इंटू 10/3, 0.6 इंटू 10/3, ये हो जाएगा आपका 0.2। तो 2 वोल्ट आया, बचा हुआ 3 वोल्ट इधर है। कैसे पता चला 3 वोल्ट इधर है, 5 इंटू 0.6 कितना आया, 3 वोल्ट। देखो 5 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 इसके पास गया, 2 इसके पास गया, ऐड करके 5 वोल्ट आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? देखो ये कैसा था, इसका आपको सिर्फ आपको अगेन करंट निकालना, करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। बिना ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाले आप I इज इक्वल्स टू V बाय R नहीं कर पाओगे। V तो हमें दिख जाता है हर बार, R के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, आप करंट को दौड़ा, यहां से करंट यहां से यहां तक दौड़ा, उसके बाद यहां आकर वो 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाला है। एक पार्ट ऊपर जाने वाला है और एक पार्ट नीचे। जो पार्ट ऊपर जा रहा है वो 1 और 4 में सेम जाएगा ना, क्योंकि वहां आकर कोई और अल्टरनेट पाथ थोड़ी ना है। जो करंट 1 में जाएगा वही 4 में जाएगा, हाँ या ना। नीचे भी जो करंट 1 में जाएगा 4 में जाएगा वही 1 में जाएगा, यानी कि ये 4 और 1 और ये 4 और 1 सीरीज में है, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, यानी ऊपर 5 नीचे 5। ये क्लियर है, ये वाला पार्ट। सेम यहां पे भी हो रहा है, ये पार्ट क्लियर है। 5/5 का 2.5, 5/5 का 2.5, 5/2 5/2। क्लियर है? तो 7 प्लस 2.5 प्लस 2.5 12। तो हमारा फाइनल सर्किट क्या हो गया, 12 ओम और 6 वोल्ट। इतना बड़ा सर्किट इतने में रेड्यूस हो गया, इक्विवेलेंट, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो करंट क्या हो जाएगा आपका, V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R, 0.5 एम्पियर करंट हो गया। क्लियर है ये? आगे बढ़ू। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। एक एक करके करते हैं। पहले क्या बोल रहा है आपको, टोटल रेजिस्टेंस। ये आपका सर्किट, टाइम पता करना है दिवेश, है लेट हो रहा है। 5 और 10 सीरीज में है, नीचे भी 10 और 5 सीरीज में है। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि यहां आकर के करंट 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, पर जो करंट 5 में जाएगा वही 10 में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। तो 10 और 5 15, और 15 का सीरीज क्या हो जाएगा आपका, मतलब 15 ये 15 ये, तो 15/2 कितना आएगा आंसर, 7.5। क्लियर है ये?
तो फर्स्ट पार्ट हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है तो करंट भी मिल जाएगा, ये तो इजी हो गया। 12 है, I इज इक्वल्स टू V बाय R, 12 बाय 7.5, 12 बाय 7.5, तो हमारा आ गया आंसर 1.6 एम्पियर। यहां तक ठीक है। लास्ट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। कहां है बी? ये रहा बी और ये रहा सी, मतलब इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा ये पूछ रहा है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा ये पूछ रहा है। यानी आई इंटू आर करेंगे अल्टीमेटली। आर आपका 10 है, बस करंट पता कर ले कि यहां पे कितना करंट हो रहा है। तो देखो 1.6 यहां से गया, दोनों ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस है ना, ऊपर भी 15 नीचे भी 15 है, तो करंट भेदभाव नहीं करेगा। 1.6 में 0.8 ऊपर जाएगा, 0.8, तो यही 0.8 5 में भी जा रहा है, यही 0.8 10 में भी, तो 0.8 इंटू 10 विल बी 8 वोल्ट। क्लियर है ये? यानी इसमें 8 गया तो इसमें 4, यहां भी वैसे ही, इसमें 8 इसमें 4, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा करंट को दौड़ाने के लिए। समझ रहे हैं क्या? इससे देखो यहां पर 4 था, यहां पे 8, यहां पे 10 ये है ना, तो यहां पे 8 यहां पे 4, ऐड करके हर बार 12 आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि ये ब्रांच मिलाकर के 12 से कनेक्टेड है, ये भी वाली ब्रांच नीचे 12 से कनेक्टेड है, तो इन्होंने 12 को आपस में डिवाइड किया, इन्होंने भी 12 को आपस में डिवाइड किया। इसने 4 लिया, इसने बचा हुआ 8 लिया, इसने 8 लिया, बचा हुआ 4 लिया, मिला के हर बार 12 आना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? For the circuit shown in the diagram, calculate value of current through each resistor, total current in the circuit, total effective resistance। तो आप जरूरी कि पहले टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही निकालो, तीनों पैरेलल में है ना, तीनों डायरेक्टली वी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट से, हाँ है ना, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, V बाय आर करते चलो, क्या होगा इसके लिए, V क्या है इसके लिए, I क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V कितना है 6/5, ये इसका आ गया करंट, इसके लिए 6/10 और इसके लिए 6/30, तीनों को ऐड कर देना, हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा। समझे क्या? देखो यहां वही पहले पर, यहां पे हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया है, फिर अलग अलग देखो यही आया 6/5, 6/10, 6/30, तीनों को ऐड करेंगे तो आ गया 2 एम्पियर, सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट तो इजी है, तीनों को पैरेलल, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/RP। कम करके रेसिप्रोकल करना मत भूलना, वरना 10/30 आएगा आंसर, जबकि 30/10 होगा। 10/30 तो 1/RP आया ना, तो आरपी कितना हो जाएगा 3। क्लियर है ये? और वैसे भी जब पैरेलल में हमारे रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा होता है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 5, हमारा इक्विवेलेंट कितना आया 3, जो कि 5 से भी छोटा है। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द गिवन सर्किट? पहला है जब की के बंद है या की के जब ऑन है। तो हमारा सर्किट देखो ये है, पहले बात करते हैं जब की ऑफ है, की ऑफ है मतलब ये वाला सर्किट है ही नहीं, हाँ मतलब उस तरफ करंट नहीं जाएगा, तो बस इतना ही सर्किट है हमारा, सर्किट इतना ही रहेगा ना। तो अब उस समय करंट कितना आएगा, रीडिंग कितनी आएगी एमीटर की, देखो ये 4 और ये 2 कैसे है, सीरीज में है, अब ये भूल जाओ, तो करंट कैसा है, यहां गया और यहीं पे ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो 4 और 2 सीरीज में हुए ना, तो 6, तो 9/6 आपका आई क्या हो जाएगा, 9/6 कितना आया 1.5 एम्पियर। अब की को बंद करते हैं, की को बंद किए तो अब 8 भी आ गया ना पिक्चर में, 8 आपका आया पिक्चर में, तो 8, 4 एंड 2, जिसमें 8 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में है, और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 के साथ सीरीज में है। कैसे पता चला 8 एंड 4 पैरेलल में है, जो करंट यहां से निकला यहां और यहां डिवाइड हुआ, मतलब ये दोनों पैरेलल, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 के साथ सीरीज में, तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन 8/3, सीरीज में 2 + 8/3 कर दिए, तो ये हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया। करंट निकालना है 9 बाय रेजिस्टेंस, कितना है 1.93 एम्पियर। ठीक है, तो देखो पैरेलल में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा के आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम कर दिया, जिससे करंट बढ़ गया। पहले कितना था करंट 1.5, अब कितना है करंट 1.93, बढ़ा ना करंट, 0.43 से बढ़ा, पर बढ़ा तो सही, वो भी क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम कर दिया। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको देखना, इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो इधर से करंट दौड़ाएंगे ए से बी, तो ए में आपका 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये करंट आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, अब यही करंट जाकर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, दिख रहा है, यहां और एक यहां गया ना, तो ये दोनों पहले क्या होंगे आपके पैरेलल में। ठीक है, 5 and 1
इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर इसके साथ पैरेलल में और फिर उसका 10 के साथ सीरीज में। तो पहले देखो 1, आप तीनों को एक साथ भी ले सकते हो। 10, 5 और 1 तीनों क्या है, पैरेलल में है, या पहले 5 और 1 को पैरेलल ले लो और फिर 10 के साथ पैरेलल ले लो। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 के साथ क्या है, सीरीज। तो ऐड कर दी तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 10.77 हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इनमें सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 1 + 1 और 1 और 2 पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम कितना आएगा, 2/3। प्रोडक्ट होगा 2 और सम होगा 3, तो 2/3 आएगा ना। अब रेसिप्रोकल मत करना, और आना भी चाहिए 2/3। 2/3 मतलब 0.67 और 1 से छोटा होना चाहिए वैल्यू, तो 0.67 है ना, 1 से छोटा। ठीक है, तो 2.67 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन में करोगे, डेसिमल में करोगे तो वही आएगा 2.67। यहां पे क्या हो रहा है, 2 पैरेलल, इनका पैरेलल इसके साथ सीरीज में और इन तीनों का पैरेलल भी इसके साथ सीरीज में। तो 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, 3 और 3 का पैरेलल भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और लास्ट वाले में 2, 2, 2 सीरीज में है तो 6, फिर ये भी सीरीज में है तो 6, और ये भी सीरीज में है तो 6, तीनों का 6/3 यानी कि 2 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस है। 2 ओम क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो करंट कितना निकलेगा, 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर आपका करंट निकलेगा इस बैटरी से। क्लियर है? I = V/R। तो ध्यान रखेंगे हर बार करंट आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस से ही निकलेगा, I = V/R करके। वही जो पीछे सॉल्व किया मैंने। Find the equivalent resistance of 3 resistors of 2, 3 and 4 ohm when connected in series। तो पहले तो सिंपल है, ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, और जब तीनों पैरेलल में तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। टोटल रेजिस्टेंस देखो, हर एक डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है हमारे सर्किट के। बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, इनफैक्ट वायर का भी रेजिस्टेंस होगा। तो आपको क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 + 6 24। क्लियर है ये पार्ट? सेकंड क्या बोल रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो 24 आपने पता कर ही लिया है, तो I = V/R यानी कि 6/24 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। ठीक है, और थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का। तो अब तो पता है आपको ये दोनों सीरीज में है, तो यही 0.25 एम्पियर करंट यहां से भी दौड़ेगा और यही 0.25 यहां से भी दौड़ेगा। तो 0.25 × 18, 0.25 × 6, ऐड करके 6 आएगा। 4.5 और 1.5 कितना होगा, ऐड करके 6 वोल्ट। V = I × R, V = I × R। इसमें दोनों में करंट सेम क्योंकि सीरीज में है, पर दोनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना। तो कितना है करंट, 0.25 × 18, 0.25 × 6। क्लियर है ये? ठीक है, 49 तक तो अपन पहुंच गए हैं, एक क्लास और लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो 2 और देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर, चलो, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in its new situation। मतलब आपके पास एक वायर है 20 ohm का, is drawn out so that its length is increased and twice its original। मतलब मान लीजिए पहले आपके पास लेंथ L वाला था वायर, है ना, उसका रेजिस्टेंस है 20 ohm, उसका एरिया रहा होगा A। ठीक है, अब अगर आपने उसी को ड्रॉन आउट का मतलब है आपने उसी को मेल्ट करके थोड़ा बड़ा कर दिया, और जब ऐसा होगा लेंथ बड़ा होगा तो एरिया अपने आप छोटा हो जाएगा। सही सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसी को आपने ड्रॉ किया है ना, कोई नया वायर ऐड नहीं किया कि डबल करने के लिए अपन ने नया वायर जोड़ा है। उसी वायर को पिघला करके आपने लंबा कर दिया, लंबा करोगे तो ऑब्वियसली वो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम हो जाएगा। तो आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, आधा। तो पहले लेंथ L थी, एरिया A था, रेजिस्टेंस 20 था। अब नया लेंथ हो जाएगा 2L, एरिया हो जाएगा A/2। तो आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो लेंथ L और A ले लिए, न्यू लेंथ न्यू एरिया ले लिए, फॉर्मूला पुट करेंगे, वायर तो वही है ना, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो दोनों के रो को इक्वेट कर देंगे। पहले आपने R = ρL/A करके, R का आपका 20 ओम दिया हुआ है,
और नया आर डैश निकालने के लिए भी रो तो वही रहेगा, एल डैश अपॉन ए डैश। क्या निकला यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ आर, 4 टाइम्स ऑफ आर विच इज 20, तो आर इंटू 80 हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एल और आर वाले, है ना। एंड लास्ट, ये भी देखो सिंपल है, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। ये करंट आई जो निकला है यहां इन दोनों पर डिवाइड हुआ ना, डिवाइड हुआ, तो ये दोनों पैरेलल सीधा मत कर देना, ये देखना कि इसके साथ और कोई तो नहीं है आगे, तो ये सीरीज में है दोनों, तो अकेले ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और इसका सीरीज पैरेलल में है। तो पहले 30-30 क्या करोगे, सीरीज 60 आएगा, 60 और 30 पैरेलल, 60 और 30 पैरेलल विच विल बी 1800 प्रोडक्ट अपॉन सम, कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, अब आपका रेजिस्टेंस आ गया, तो 2/20 कर दोगे, तो 2/20 यानी कि 1/10 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए, इसमें 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन और है, फिर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और इसके बाद फिर सीधा एक्सरसाइज आएगी, है ना। तो एक क्लास और लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लास चली रही है, तो आप लोग को अगर कुछ डाउट है इलेक्ट्रिसिटी में तो क्लियर कर लो, है ना। नेक्स्ट क्लास में सुन रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी कोई भी डाउट होंगे तो लेकर आएंगे, क्योंकि अगले सैटरडे संडे में से कोई एक दिन, सैटरडे तो आपका मैथ्स का टेस्ट होता है ना, तो संडे को इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट रहेगा, क्योंकि हाँ संडे संडे, हाँ हाँ जाओ ना भाई। क्या? अच्छा, स्कम क्या होता है?